अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसमें हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और इससे पहले वेक्टर्स पे एक वीडियो हो चुका है जिसमें हमने वेक्टर्स की इंट्रो दी और थोड़ा सा वेक्टर्स को एक्सप्लेन किया। इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे और इसके बाद फिर बाकी जितने टॉपिक्स हैं यहाँ से फिर वेक्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्यों हम वेक्टर्स की एडिशन पढ़ते हैं? एडिशन तो हमें आता है पहले से, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि वेक्टर्स चूँकि हम एक नई चीज़ हमने डिफ़ाइन कर ली है वेक्टर्स। अभी तक तो हम सिर्फ क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड और यूनिट को लेके उनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बाकी जितना भी उनका अलजेब्रा है वो करते आ रहे हैं। लेकिन अब वेक्टर्स, अब उस मैग्नीट्यूड यूनिट के अलावा उनके साथ कोई डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन भी है तब कैसे एडिशन करना है, तब कैसे प्रोडक्ट निकालना है, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल अलजेब्रा से, ठीक है। इसी वजह से एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ते हैं। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए पहले तो बेसिक बातें ये हैं कि वो वेक्टर्स सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक वेक्टर है मान लो फोर्स का और दूसरा वेक्टर है कोई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स को हम ऐड नहीं कर सकते। ये बहुत ही बेसिक बात है, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे। और यहाँ पे जो वेक्टर्स की एडिशन है वो हम दो तरीक़ों से करेंगे, ठीक है। और पहला जो तरीका है वो है जियोमेट्रिकल एडिशन, यानी कि जियोमेट्रिकली, और दूसरा एनालिटिकली, ठीक है। तो शुरू करते हैं चलो जियोमेट्रिकली। अब जियोमेट्रिकली वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेक्टर्स को हम जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं अब वो मैंने बताया। तो जैसे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्रिकली, उसी तरह दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम जियोमेट्रिकली ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक बेसिक बात ये है कि पहले तो वो वेक्टर्स एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरी कि जो वेक्टर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं, दैट वेक्टर्स शुड बी जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, जियोमेट्रिकली represented according to a same scale, ये क्या लिख दिया, according to a same scale, यानी कि जिस स्केल, अब अगर एक फोर्स है, ठीक है, सेम क्वांटिटीज़ है, चलो फोर्स मान लो एक 5 न्यूटन का फोर्स है और दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स है। ये अलग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, में पड़ा हुआ है और ये एक अलग, और इसका यहाँ पे जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 न्यूटन को, यानी कि 1 cm = 1 न्यूटन या इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं मान लो। तो ऐसे वेक्टर्स को हम ऐड नहीं कर सकते फ़ौरन, बल्कि करना क्या होगा कि इस वेक्टर को पहले इस स्केल के मुताबिक करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता होगा, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात थी। और
अब वेक्टर एडिशन के लिए ज्योमेट्रिकली एक रूल है जिसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट ज़रा पहले लिखो कि इन एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स द वेक्टर्स must be represented, या the vectors are represented in such a way that the head of first vector meets the tail of second, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब क्या है एंड सो ऑन, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और उनकी हमने एडिशन करनी है ज्योमेट्रिकली, ठीक है, करना क्या है कि उन वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है या ऐसे बनाना है या ऐसे प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस लिख दो, मस्ट बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ, कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर का टेल मीट करे, यानी कि बिल्कुल उसके साथ टच हो, और इसी तरह जो सेकंड वेक्टर है उसके साथ थर्ड वेक्टर का टेल यहाँ पे मीट हो, और इसी तरह जितने भी वेक्टर्स हैं पहले तो सारे वेक्टर्स को इस तरीके से प्लेस करना है या रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि द रिजल्टेंट, अब जो रिजल्ट होगा वो द रिजल्टेंट वेक्टर इज फ्रॉम the tail of the first to the head of the last, ठीक है। अब जैसे ये एक वेक्टर था, ये था और एक ये था, इनको हमने प्लेस किया, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब सेकंड स्टेप में कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको कैसे बनाना है कि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक एक एरो बनाओ, ठीक है, एक वेक्टर बनाओ। अब ये जो वेक्टर होगा इसे हम रिजल्टेंट कहेंगे, ठीक है। यही है बस हेड टू टेल रूल, और इसी तरह से हम एडिशन करते हैं जियोमेट्रिकली। अब ज़रा एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन है कार्टेशियन, एक्स यहाँ पे वाई, और यहाँ पे एक वेक्टर है ए मान लो, और दूसरा वेक्टर यहाँ पे पड़ा है हमारा बी वेक्टर, ये एक्स ये वाई। इन दोनों को पहले प्लेस करना है, ठीक है, सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है इन दोनों का, यानी कि सिंगल स्केल के मुताबिक भी होना चाहिए। अगर ये उस स्केल के मुताबिक नहीं है तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ए को प्लेस किया यहाँ पे, अब बी को यहाँ पे प्लेस करना है। और हाँ, एक बात याद रहे कि इनके डायरेक्शंस को नहीं छेड़ना, यानी कि इसका अपना कोऑर्डिनेट प्लेन कुछ यूँ था पहले, ठीक है, और इसका ऐसा था कुछ,
ठीक है। इसके डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज नहीं करना, डायरेक्शन वही रहेगा, बस सिर्फ आपने प्लेस करना है। और जो फाइनल वेक्टर होगा, अब ये तो बी वेक्टर है, जो फाइनल वेक्टर है वो टेल ऑफ द फर्स्ट टू दी हेड ऑफ द लास्ट होगा, यानी कि दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स की एडिशन हमने देखी, और दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए दो लॉज हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। अब वो क्या है? पहला तो ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स किसी एक ट्राइंगल के साइड्स हैं, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle, then the third side is their resultant। स्पेलिंग पता नहीं क्यों गलत हो जाती है इस रिजल्टेंट की। देन द थर्ड साइड इज देयर रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक है। यानी कि ये एक ट्रायंगल बनाना, इसका ये अगर दो साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो थर्ड साइड इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी इन दोनों के, यानी कि साइकिल नहीं बनाएगा बल्कि उलट होगा। क्या मतलब? देखो ये पहले तो अगर इसको मैं ऐसे बना लूँ, इसका डायरेक्शन उल्टा कर दूँ, तो ये एक साइकिल बनाते हैं। साइकिल जानते हो ना? हाँ, लेकिन साइकिल नहीं बनवाना, इसको उल्टा करना है, यानी कि इसका डायरेक्शन इस साइकिल के अपोजिट होगा। ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा? तो वही बात ये भी कहता है, ये लॉ हेड टू टेल रूल की बात ही करता है। ठीक है, कोई ख़ास इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और दूसरा जो लॉ है वो पैरेललोग्राम्स लॉ है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, ये ए है ये बी है, तो इसके यानी कि इन दो वेक्टर्स के लिए एक पैरेललोग्राम पहले आपने बनाना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, यानी कि इसके पैरेलल, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन इसके पैरेलल और बराबर मैग्नीट्यूड में बनानी है। और इस पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है यार, ये भी वही बात है, सिर्फ हमने इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक नहीं किया, इसको यहाँ पे प्लेस नहीं किया, बाकी तो वही बात है, वही रिजल्टेंट आया, वही चीज़। ठीक है, यानी कि अगर वेक्टर्स को टेल टू टेल वो जुड़े हैं तो भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा और उसका डायगोनल बनाना होगा, वो रिजल्टेंट। ये दो लॉज भी मैंने बता दी क्योंकि ये भी इसके साथ अक्सर बताई जाती है, आपने सुना भी होगा इनके बारे में। अब ज़रा पॉलीगॉन लॉ देखते हैं। पॉलीगॉन लॉ क्या मतलब? क्योंकि अब तक हम दो वेक्टर्स की बात कर चुके हैं, अब ज़्यादा वेक्टर्स अगर हो, दो से ज़्यादा, तब क्या करना है? वही हेड टू टेल रूल लगेगा। ठीक है, अगर ये x है, ये y है, यहाँ पे हमारा एक वेक्टर a मान लो, एक b, एक c, तीन वेक्टर्स हमारे बने और इनको हेड टू टेल हमने प्लेस किया हुआ है पहले से। अब रिजल्टेंट क्या होगा? तो वही बात। अब ये पॉलीगॉन लॉ है कि रिजल्टेंट टेल से होगा हेड तक। ठीक है, ये भी आसान, ये ज़्यादा वेक्टर्स के लिए वही बात है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया थोड़ा सा।
तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हेड टू टेल रूल आपने याद करना है, उसके मुताबिक ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रा एनालिटिकल मेथड देखो, ज्योमेट्रिकली तो सिंपल था, कोई ख़ास बात नहीं है उसमें। एनालिटिकली दूसरा एनालिटिकली। अब एनालिटिकली से क्या मतलब हमारा, यानी कि थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली, ठीक है। इक्वेशंस के ज़रिए रिजल्टेंट को मालूम करना, अब ये एनालिटिकल मेथड होगा। और बुक में इसका जो तरीका बताया है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए रिजल्टेंट को मालूम करना, ये बुक में दिया है। मैं एक दूसरा तरीका भी बाद में बताऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू के लिहाज से। पेपर में तो वैसे भी नहीं आएगा, बोर्ड में जो बुक में होता है वही आता है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब इसके ज़रिए हम कैसे फाइंड करेंगे एडिशन, यानी कि रिजल्टेंट एडिशन का या सम। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो आपने ये जानना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है क्या चीज़ है, बल्कि कंपोनेंट्स क्या चीज़ है। देखो, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर है ए, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तमाम वो वेक्टर्स कि जिनका रिजल्टेंट ए आता हो वो इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं ए के। कैसे, देखो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा, ये मिलके क्या बनाते हैं ए। अगर सम करें तो ए एज अ रिजल्टेंट आएगा। और अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीनों भी ए के ही कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों भी ए के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं ए के। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, ऐसे कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के कि जो आपस में 90 का एंगल बनाते हो, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, ऐसे कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये यूनिक होते हैं, एक वेक्टर के सिर्फ एक ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए हम एडिशन कैसे करते हैं, तो वो ज़रा देखो। पहले तो आपने अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से एडिशन करनी है वेक्टर्स की, यानी कि रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि जो वेक्टर दिए हैं उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। ये अगर ए वेक्टर है तो इसका ये और ये एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हो जाएगा, जिसे हम ए एक्स आई कैप और इसको ए वाई जे कैप से डिनोट करते हैं। इसी तरह दूसरा बी वेक्टर, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन नीचे करते हैं, ये बी वेक्टर, इसका ये बी वाई जे कैप और ये बी एक्स आई कैप हो जाएगा। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले तो इन दोनों को एक सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाओ। यहाँ पे ए कुछ यू हो जाएगा, इसका ये ए एक्स और यहाँ पे ये ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप और ये ए वेक्टर है। यहाँ पे बी वेक्टर को भी प्लेस कर दो, ये बी एक्स कंपोनेंट, ये बी वाई कंपोनेंट, ठीक है, आई कैप जे कैप। और यहाँ पे रिजल्टेंट को अगर हम ड्रा करें, ये सिर्फ समझाने के लिए है, वैसे आपको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू
ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सिंपल इक्वेशन से हो जाता है। अभी सिर्फ इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए, उसको समझने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट आया, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, ये, और y कंपोनेंट ये, यानी कि आर एक्स आई कैप का जो कंपोनेंट है ये ए एक्स और बी एक्स का सम है। देख लो, ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ तक आर एक्स नहीं बना था। और जो आर वाई कंपोनेंट है, आर वाई, ये ए वाई और इसी तरह ये थोड़ा सा मैंने नीचे बनाया, ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ए वाई और बी वाई के सम से बनता है आर वाई का कंपोनेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं कि आर का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए के एक्स कंपोनेंट प्लस बी के एक्स कंपोनेंट से बना है, और जो आर वाई का कंपोनेंट है वो ए वाई प्लस बी वाई से मिलके बना है, ठीक है। और जो आर है उसको भी हम जानते हैं कि अगर आर वेक्टर हमने फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, यानी कि आर एक्स प्लस आर वाई की सूरत में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बल्कि वहाँ से भी जाहिर है आर एक्स प्लस आर वाई अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो आर ही आता है। यानी कि इस इक्वेशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर है दिस इज़ ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, और यही हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे, देखो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना, इनकी सूरत में हमने रिजल्टेंट वेक्टर को लिखा, यानी कि ये हमारे पास फाइंड हो गया। अब ज़रा अगर दो वेक्टर्स ना हो, ज़्यादा हो, उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं और बाद में मैग्नीट्यूड वगैरह, डायरेक्शन क्या आएगा वो भी देखते हैं। सो अगर ज़्यादा वेक्टर्स हो तो सिंपली वही चीज़ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस जितने भी एक्स कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलके आर को बनाएंगे आई कैप, और ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन जे कैप मिलके इसके वाई कंपोनेंट्स बनाएंगे आर के, और यही हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ मैनी वेक्टर्स, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना हो तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस ट्रायंगल से देखो ज़रा, आर का मैग्नीट्यूड ये राइट एंगल पे है, क्या यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि आर स्क्वेयर हो जाएगा आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़। और यहाँ पे अगर हम ये वाली पुट कर दें, कंपोनेंट्स की सूरत में लिखें, तो आर का मैग्नीट्यूड फाइनली आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और जितने भी हैं इनका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई और जितने भी हैं इनका स्क्वायर और रूट लगेगा। तो ये फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आया जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर के इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स फ्रॉम विच इट इज़ मेड और इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ज़रा इसका डायरेक्शन भी लिख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या बनेगा रिजल्टेंट का। अगर डायरेक्शन हमने फाइंड करना है कंपोनेंट्स में
तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, ये इसका पहले तो डायरेक्शन एंगल होगा, थीटा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा हमेशा इसका किसी भी वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है, यानी कि थीटा आर अगर ये वेक्टर यहाँ पे भी होता तो भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा को लेते। क्योंकि ये कन्वेंशन है। यहाँ पे अगर हमने थीटा को फाइंड करना है, क्योंकि थीटा में बता सकता है कि इसका एंगल क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करनी होगी आर वाई और आर एक्स, ताकि इनको फिर बाद में बी एक्स बी वाई की सूरत में लिख सके। यानी कि हमें tan थीटा इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अगर कॉस और साइन इस्तेमाल करोगे तो उसमें आर भी आएगा यहाँ पे, और आर को तो हमने फाइंड ही करना है, उसको क्यों बीच में लाएंगे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू आर वाई ओवर आर एक्स, या इसको लिख सकते हैं थीटा आर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इसको फिर से कंपोनेंट में लिखो। ए वाई प्लस बी वाई प्लस सो ऑन ए एक्स प्लस बी एक्स और जितने भी। तो ये फाइनली हमें देता है ये इक्वेशन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और आर वेक्टर भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन ये तो अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से किसी रिजल्टेंट को फाइंड करना है। लेकिन सवाल इसका कैसे आता है वो ज़रा देखो कि आपको जो वेक्टर्स हैं वो उनके मैग्नीट्यूड्स गिवन होनी चाहिए, ए का बी का मान लो, और उनके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनते हैं वो भी, यानी कि थीटा ए और थीटा बी होना चाहिए, तभी आप रिजल्टेंट को फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि मान लो ए है 5 न्यूटन का कोई फोर्स और बी 10 न्यूटन का कोई फोर्स, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री मान लो। अब रिजल्टेंट का इक्वेशन तो आपको आता है, ए एक्स प्लस बी एक्स और जितना भी आगे ए वाई प्लस बी वाई एंड सो ऑन जे कैप। यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। यानी कि ए एक्स को अगर आप मालूम कर लो, ए एक्स क्या है, ये होता है ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कैसे आया तो देखो ज़रा, अगर ये कोई वेक्टर है ए और यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट है ए एक्स और ये इसका एंगल है, तो कॉज ऑफ थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए एक्स इज इक्वल्स टू ये वहाँ पे जाएगा ए कॉस थीटा। और इसी तरह जो वाई कंपोनेंट होता है तो साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इसी तरह बी साइन थीटा आ जाएगा बी वाई और बी एक्स बी कॉस थीटा, और बाकी जितने हैं इसी तरह। और फिर इनको सिंपली यहाँ पे पुट कर दो, हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो डायरेक्शन, तो इन्हीं के मुताबिक फिर वो भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए कैसे हम फाइंड करते हैं रिजल्टेंट को, ये हमने जान लिया। लेकिन एक बात रहती है वो एंगल्स की है कि ज़रूरी नहीं है कि रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए, यानी कि ए बी का
सम जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, यहाँ पे थीटा आर ये हो जाएगा। वो तो सिंपल है, जैसे हमने पहले देखा वही चीज़ होगी। और जो एंगल होगा वो थीटा आर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, कुछ यूँ था। लेकिन अगर रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे आर वाई तो ये हो जाएगा और आर एक्स से वाला, यानी कि थीटा हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, लेकिन हमने ये वाला थीटा तो हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया कि थीटा हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, यानी कि थीटा ये वाला एंगल होगा, सॉरी ये वाला नॉट इंक्लूडेड, यहाँ तक थीटा आर ये वाला एंगल होगा। लेकिन ये वाला जो एंगल है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इसको थीटा कहो, ये इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल होगा, क्योंकि हमने ये वाली चीज़, ये इक्वेशन हमने इस ट्राइंगल से फाइंड की थी। ठीक है, अब थीटा आर कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो चाहिए। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो और आपको थीटा आर चाहिए हो, अगर रिजल्टेंट सेकंड वेक्टर में सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तब आपने क्या करना है कि जो थीटा आपने पहले ये इक्वेशन तो इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ से जो थीटा है उसको 180 डिग्री से माइनस करना है, यहाँ पे थीटा आर आपके पास आ जाएगा। ये 180 है, यहाँ से थीटा को माइनस करोगे तो ये थीटा आर आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और अगर जो हमारा रिजल्टेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आए, तब तो यहाँ पे थीटा ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका y कंपोनेंट होगा, ये x कंपोनेंट होगा, थीटा यहाँ पे बनेगा। लेकिन हमें ये थीटा नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ तक का एंगल चाहिए। तो ऐसी केस में अगर रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो वहाँ पे आपके पास जो थीटा आर होगा वो 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट और ये सेकंड के लिए। फर्स्ट की तो बात सिंपल है, जो थीटा होगा वही थीटा आर होगा। अगर फोर्थ में आ जाए तो यहाँ पे थीटा ये वाला बनेगा, यहाँ पे इसका y कंपोनेंट और वो x, लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा, यानी कि जो थीटा है वो 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में है? तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर का जो x कंपोनेंट है, यानी कि ax प्लस bx पर जितने ये भी है, ठीक है, i, ये अगर हमारा नेगेटिव आ जाए और y कंपोनेंट आर वाई हमारा पॉजिटिव हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ पे वैसे नज़र भी आ रहा है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, हाँ, तो रिजल्टेंट जो होगा वो सेकेंड में होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में। अगर जो x है वो नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है तो यहाँ पे रिजल्टेंट थर्ड में होगा। और अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तब फोर्थ में होगा। और ये आपको पता कैसे चलेगा, आर एक्स और आर वाई के जो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, आर के इक्वेशन में, उनसे आपको पता चलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब ज़रा वो दूसरा तरीका देखो। यहाँ पे जो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का वो कंप्लीट। और अब जो दूसरा तरीका है जिसकी मैं बात कर रहा था वो क्या है कि उसके लिए पहले तो आपको अगर दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो गिवन है, यानी कि अगर ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है
और इनके दरमियान एंगल गिवन है, तब आपने रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है उसके लिए ज़रा इक्वेशन देखो, वो डिराइव करते हैं। इसको थोड़ा सा साफ करके मैं बनाता हूँ, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत थी तो नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। खैर, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं हम, और ये वाला जो है ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करना है। ये रिजल्टेंट है, ये ए है, ये बी है, और ये वाला जो एंगल है ये हमें गिवन है, ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। अब क्या करेंगे, तो ज़रा मैं इसको यहाँ पे, चूँकि आर को हमने फाइंड करना है तो उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सके, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है। कौन सा? ये वाला, और ये वाला बी, छोटा वाला बी और बड़ा वाला बी। यहाँ पे ये वाली जो साइड होगी, पहले तो ये वाला एंगल क्या होगा ज़रा सोचो। ये वाला एंगल क्या होगा? देखो, जो थीटा है ये वाला एंगल भी वही होगा। क्यों? इनको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। देखो, ये एक सीधी लाइन है और इस लाइन को दो पैरेलल लाइंस काट रही है। ये पैरेलल है ना एक दूसरे के, वही भी है। ये इस लाइन को काट रही है, मतलब इसका यहाँ पे बनने वाला एंगल, यहाँ पे बनने वाला एंगल सेम होगा। अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि ये चूंकि बी है, यानी कि ये वाला जो साइड है ये क्या बन जाएगा? बी कॉस थीटा। कैसे? जैसे पहले बताया था। और ये बी साइन थीटा, ठीक है। ये बी कॉस थीटा, वो बी साइन थीटा। अब अगर मैं आर को कुछ यूँ लिखूं कि आर इज इक्वल्स टू ये वाला कंपोनेंट इसका आर का, चूंकि ये इसके इस आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे ना, ये और ये। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, रेक्टेंगुलर हुए फिर। यानी कि आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस जो बी कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो, और जो अब ये हम इसके फ़िलहाल तो इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और जो ये वाला कंपोनेंट है इसका परपेंडिकुलर, वो बी साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि ये बी साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्शन फिर बाद में एंगल से हम मालूम कर पाएंगे। फिलहाल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि आर का मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर और ये रूट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इनके ऊपर रूट। यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन करके हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसके अंदर आ जाएगा, और प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? 1,
इसकी वैल्यू 1 होती है। इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये तो 10th क्लास में भी था मेरे ख्याल से। प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए बी वेक्टर्स, जो कि हमें गिवन है और साथ में हमें थीटा भी गिवन है। ये थीटा क्या है? ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं है, ये इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है, जो दिया है, जो गिवन है, ठीक है। यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, इनका रूट, और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन, ठीक है। और ये ज़्यादा MCQ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर MCQ आता भी है वेक्टर्स की एडिशन से तो इस पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे चंद केसेस हैं इसमें भी, वो भी अभी बताता हूँ। उन केसेस में ज़्यादा आते हैं MCQs, इसमें भी आ सकता है और केसेस में भी। पहले ज़रा एंगल देख लो। जो एंगल बनेगा, अब एंगल क्या है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर तो ये था, बी साइन थीटा था, और बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये कौन सा एंगल, किस एंगल की हम बात कर रहे हैं? ये एंगल होगा जो वेक्टर था, जैसे कि मैंने डायग्राम मिटा दिया। देखो ये ए था, ये बी, और यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा था, ये कंप्लीट थीटा, और यहाँ पे कुछ यूँ चीज़। ये वाला जो एंगल है ये इस आर वेक्टर का जो पहला वेक्टर है जिसको हमने ए माना था, उसके साथ एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल। और अगर उसके साथ एंगल फाइंड करना है, उसके साथ, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हमने यू प्रोसीड करना होगा, और फिर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है उसी तरह की, कि पहले ये ट्रायंगल बनाओ, वो चीज़, और फाइनली जो हमारे पास थीटा आएगा वो सिंपली इसका उलट, यानी कि tan इनवर्स। अगर b के साथ फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे a साइन थीटा बाय, ये बाय मैंने गलत जगह पे लगा दिया, एक सेकेंड, बाय गलत जगह पे कह दिया, ये भी गलत है क्योंकि ये पूरा एंगल tan इनवर्स के अंदर आ रहा है। तो a प्लस क्या था, b cos थीटा ना, हाँ ये आएगा। और अगर थीटा आपने b के साथ, अब ये थीटा a के साथ है, रिजल्टेंट का a के साथ, अगर थीटा b के साथ फाइंड करना है तो ये होगा tan इनवर्स a साइन थीटा b प्लस a cos थीटा। अब ये कैसे आया? तो उसी तरह आप डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है, उसी तरह, यानी कि ये रिजल्टेंट था, ये a था, ये b था, यहाँ पे कुछ यू ट्रायंगल बन रहा था हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपने ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है, और इसके मुताबिक फिर यहाँ पे ये वाला थीटा फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम से आप कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ तक ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। एंगल क्या है वो भी फाइंड कर सकते हैं। चंद केसेस देख लेते हैं। जो MCQ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि
हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा और रूट। अब अगर एंगल जो है यहाँ पे थीटा यानी कि दो वेक्टर्स दिए हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो आपको दिया है 0 डिग्री। तो तब तो आप सिंपली भी कर सकते हैं कि अगर एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के दरमियान 0 डिग्री का एंगल है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का, सिंपली इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का ही सम, क्योंकि ये इनका जो एंगल है वो सेम है, इनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, और यहाँ पे इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वेयर लग जाएगा, ये कैंसिल और r इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर 0 डिग्री एंगल का दिया हो यानी कि दो वेक्टर्स के दरमियान, तब जो रिजल्टेंट होगा वो ये, और अगर एंगल जो है वो 60 डिग्री हो, ठीक है, तो तब क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉज ऑफ 60 क्या होता है, हाफ, यानी कि 2 कैंसल, ये ए बी कुछ यू आ जाएगा रिजल्टेंट। अगर ये थीटा 90 दिया है तो कॉज ऑफ 90 इज़ 0, तो रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो गया। तो ये चंद केसेस हैं। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है और आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट फाइंड करो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो, और अक्सर एमसीक्यू में इस तरह का केस दिया जाता है। तो ये था सब कुछ एडिशन के हवाले से वेक्टर्स के। इसके बाद फिर वेक्टर्स के बाकी टॉपिक्स करेंगे। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, वेक्टर्स का 3rd वीडियो, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।